गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ को समझेंगे। हाशियाकरण का मतलब होता है किसी एक समुदाय या जाति को किनारे या हाशिए पर धकेलना। जब भी देश में निर्णय लिए जाते हैं तो उस समुदाय की ओर कोई ध्यान न देना। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है। हम समझेंगे कि समाज में किन लोगों को हाशिए पर धकेला गया है और सामाजिक रूप से किनारे पर होने का क्या मतलब है। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनके बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उस पन्ने का हाशिया कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पेजेस पर लाइनें खींची जाती हैं और उन लाइनों में स्पेस छोड़ा जाता है जिन पर हम नहीं लिखते। इसी तरह से समाज में भी कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनको बिल्कुल किनारे पर या हाशिए पर धकेल दिया गया है। इसी तरह हाशिया का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया जाए। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं होता, यानी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का कि ये नहीं मानेंगे। यानी कि अगर आपकी आदतें आपकी क्लास के बाकी बच्चों से थोड़ी अलग है, आपकी बोलने चालने का तरीका अलग है, आपका पहनावा अलग है, तो बाकी बच्चे आपसे हमेशा ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। इट मीन्स उनके द्वारा आपको किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया है। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। तब आप स्वयं ही यह बात महसूस करने लगते हैं कि शायद आपके अंदर ही कमी है, इसलिए बाकी सभी आपको पसंद नहीं करते या आपको हमेशा अलग रखते हैं। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है, यानी समाज में रहते हुए उन्हें हमेशा समाज में अलग रखा जाता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि समाज में उनकी हैसियत औरों से कम है और इसलिए वो बाकी लोगों से कम स्तर के हैं। कई बार हाशिया समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग अलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। यानी जो समुदाय देश में हाशिए पर अपने आप को महसूस करते हैं, वो देश के संसाधनों को यूज़ नहीं कर पाते और उन्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि समाज में मिलने वाले मौक़ों को वो खो देते हैं। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के एक ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। बाकी शक्तिशाली समुदाय के मुकाबले वो हमेशा अपने आप को शक्तिहीन और हारा हुआ महसूस करते हैं। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। यानी आर्थिक रूप से अमीर या गरीब का अंतर, सामाजिक तौर पर समाज में ऊंची और नीची जातियां, और राजनीतिक रूप से कुछ लोग राजनीति में अधिक शक्तिशाली होते हैं, कुछ समुदाय, इसलिए उनके पास ज़्यादा ताकत होती है। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है, जिसमें से एक समुदाय है आदिवासी समुदाय। आदिवासी और हाशियाकरण। यहाँ पर हम एक परिवार की बात करेंगे जो कि एक आदिवासी समुदाय है और अब दिल्ली में रह रहा है। उनके हालात बद से बदतर कैसे हुए, उन्हें पैतृक गांव से कैसे निकाला गया, उसके बारे में ये बताया गया है।
दिल्ली में एक आदिवासी परिवार। सोमा और हेलन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड को देख रहे हैं और देखो आदिवासियों की नाव। दादू ने आदिवासियों की इमेज नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। ये एक आदिवासी परिवार है जो कि अपने घर पर टेलीविज़न में एक परेड देख रहा है जहाँ पर झांकियों के दौरान आदिवासियों को नाचते गाते दिखाया गया है। तो ये सवाल करते हैं अपने दादाजी से कि आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाया गया है। तो इस कहानी में इनके दादाजी बताते हैं कि वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे जहां पर उनकी ज़मीन थी, लेकिन बाद में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि उनकी ज़मीन पर अब सरकार का अधिकार हो गया है और इसलिए उन्हें जंगलों से निकल जाना चाहिए। उन्होंने जंगलों को बचाने की कोशिश की और अपनी ज़मीन पर अपने अधिकार पाने चाहे, लेकिन पुलिस वाले उनकी पिटाई कर देते थे और उन्हें गांव से बाहर निकाल देते थे। और उसके बाद जो लोग अपनी जान बचाकर भाग सकते थे वो भाग गए। इसके बाद बहुत सारे वन विभाग के ऑफिसर्स ने इनको बड़े बड़े वायदे किए कि आपको अपनी ज़मीन के बदले में काफ़ी पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ थोड़े से लोगों को ही नौकरी दी गई और बाकी लोगों को ऐसे ही गांव से अपनी ज़मीन से हाथ धोने पड़े। दादाजी ने दोबारा से बताया कि उन्हें बार बार मारा पीटा गया, बार बार धमकाया गया और फिर उन्होंने अपने पुरखों की ज़मीन बेच दी और छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि आदिवासी समुदाय हमेशा जंगलों में स्वतंत्र तौर पर रहते हैं, लेकिन शहरों में उन्हें वो ज़िंदगी नहीं मिल पाती। और इसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ साल के बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वो दिन काफ़ी कठिनाई भरे थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, मकान नहीं था और इसलिए कई सालों तक वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाए। बच्चे बताते हैं कि मुझे स्कूल जाने में भी नफ़रत थी क्योंकि उनकी भाषा संथाली थी, क्योंकि आदिवासी समुदाय हिंदी भाषा बोलना नहीं जानते और इसलिए बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो स्कूल में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब थोड़े से हालात सुधर गए हैं, अब थोड़ी बहुत उन्हें अंग्रेज़ी भाषा बोलनी आ गई है, हिंदी भाषा बोलनी आ गई हैं और बच्चे कहते हैं कि मैं एक दिन आदिवासियों की कहानी पर एक फ़िल्म बनाऊंगी, यानी आदिवासियों की सच्चाई, आदिवासियों के जीवन के बारे में वो लोगों को बताना चाहते हैं कि आदिवासी केवल नाचना गाना नहीं सीखते, बल्कि वो प्रकृति के पास रहकर प्रकृति के संसाधनों से अपना जीवन यापन करते हैं। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशिया कण के बारे में आप इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन, यानी जहाँ से खनिज पदार्थों को निकाला जाता है, ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई आदि ऐसे नाम हैं जहाँ पर आदिवासियों की आबादी रहती है, लेकिन एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समुदाय रहते हैं, यानी अलग अलग राज्य में जनजातीय समुदायों की अलग अलग प्रतिशत पाई जाती है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। ऊंच नीच का मतलब होता है समाज को जाति पर बांटना, यानी कुछ जातियां ऊंची और कुछ को निम्न स्तर पर रखना। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि ये समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं और किसी विशेष धर्म को नहीं मानते, समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा नहीं देते।
आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, यानी इनकी अपनी जनजाति का धर्म होता है। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव में प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास स्थान होता है। यानी आदिवासी समुदाय पर्वत, नदी, पशुओं की पूजा करते हैं। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंज, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जहां पर ये प्रकृति की पूजा करते हैं, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई धर्मों एवं शाक्त विष्णु यानी शक्ति की पूजा करना, वैष्णव विष्णु की पूजा करना आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। इसलिए यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों का भी असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ भी आदिवासी समुदाय का ही एक उदाहरण है। यानी ये आदिवासी समुदाय जंगलों से निकलकर शहरों में बस गए और इन्होंने किसी विशेष धर्म को प्रचलित किया। थैंक यू।